नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। जरा सोचिए, एक विदेशी व्यापारी कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने भारत आई थी, उस पर लगाम कसने की कोशिशों ने कैसे, अनजाने में ही सही, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की नींव रख दी। है ना हैरान करने वाली बात? आज हम भारत के संवैधानिक विकास की इसी अद्भुत और काफी उलझी हुई कहानी को डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या किसी राष्ट्र की किस्मत महज एक दिन में लिखी जा सकती है? कई बार हमें लगता है कि हमारा संविधान बस कुछ सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, लेकिन असल में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कोई जादुई किताब नहीं है जो रातों रात प्रकट हो गई हो, बल्कि ये सदियों के ऐतिहासिक उतार चढ़ाव, ब्रिटिश कानूनों और हमारे अपने लंबे संघर्षों का एक क्रमिक विकास है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बुनियादी बात बिल्कुल साफ कर लें। आखिर ये संविधान है क्या चीज़? आसान भाषा में कहें तो ये किसी देश की वो आधारभूत विधि या फंडामेंटल लॉ है जो तय करता है कि सरकार के अलग अलग अंग कैसे काम करेंगे। और सबसे अहम बात, ये सिर्फ सख्त नियमों का कोई पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये जनता के आदर्शों, उनके भरोसे और उनकी आकांक्षाओं का सीधा सीधा प्रतिबिंब होता है। तो इस पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हमारा रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। पहला, संविधान की नींव। दूसरा, कंपनी शासन का युग। तीसरा, ब्रिटिश क्राउन का युग। चौथा, प्रांतीय स्वायत्तता की ओर बढ़ते कदम। पांचवां, संविधान सभा। और छठा, संविधान को अपनाना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, संविधान की नींव। अगर हम भारत के संवैधानिक विकास को देखें तो इसे मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग अलग चरणों में बांटा जा सकता है। पहला है 1858 से पहले का दौर, जब सीधे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, और दूसरा है 1858 के बाद का समय, जब सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ताज के हाथों में चली गई। मतलब एक प्राइवेट कॉरपोरेट कंट्रोल से लेकर सीधे साम्राज्यवादी नियंत्रण तक का सफर। अब आते हैं भाग 2 पर, कंपनी शासन का युग। ये वो दौर था जब ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की बेगाम शक्तियों पर नकेल कसना शुरू किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के अंतिम चार्टर एक्ट तक ये सिर्फ कुछ कानून या तारीखें नहीं है, ये असल में वो सीढ़ियां थी जिन्होंने भारत में सत्ता के केंद्रीकरण को धीरे धीरे बढ़ाया। और मजे की बात यह है कि इसी दौरान भारत के प्रशासनिक ढांचे का असल खाका तैयार हो रहा था। इन सब में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का असर सबसे दिलचस्प है। यह पहला ऐसा कदम था जहां से संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर बैठने वाले पहले इंसान बने। सोचिए, इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। यह पहली बार था जब सिस्टम को कानूनी रूप देने की कोशिश की गई। इसी कड़ी में आगे आता है 1833 का चार्टर एक्ट। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसने शक्तियों को पूरी तरह से एक जगह समेट दिया, यानी केंद्रीकरण अपने चरम पर पहुंच गया। इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों से उनकी कानून बनाने की शक्तियां बिल्कुल छीन लीं, और इसी के साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। एक ही झटके में पूरे देश पर एक तरफा ब्रिटिश पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, ब्रिटिश क्राउन का युग। 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह के बाद तो जैसे ब्रिटिश सरकार पूरी तरह हिल गई थी। नतीजा, 1858 के भारत शासन अधिनियम ने कंपनी के पूरे प्रशासनिक ढांचे को जड़ से उखाड़ फेंका। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश ताज का सीधा प्रतिनिधि बन गया, जिसे वॉयसराय कहा जाने लगा, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वॉयसराय बने। पुरानी द्वैत शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया और लंदन में बैठे एक नए अधिकारी, भारत के राज्य सचिव को सारा कंट्रोल दे दिया गया। यह एक बहुत ही बड़ा और अभूतपूर्व बदलाव था। इसके बाद हम आते हैं भाग 4 पर, प्रांतीय स्वायत्तता की ओर। 20वीं सदी में आते आते बढ़ते राष्ट्रवाद के दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार को मजबूरी में कुछ ऐसे सुधार करने पड़े जिनसे भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हुआ। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों ने चुनाव प्रणाली का विस्तार तो किया, लेकिन साथ ही मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन लाकर एक खतरनाक बंटवारे के बीज भी बो दिए। इसके बाद 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन आया और फिर आया 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसने प्रांतीय स्वायत्तता और एक अखिल भारतीय संघ का आइडिया पेश किया।
ये एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की शुरुआत तो थी, लेकिन पूरी तरह से ब्रिटिश शर्तों पर। भले ही 1935 के अधिनियम ने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट तैयार किया, लेकिन भारतीय नेता इसकी असलियत बहुत अच्छी तरह समझ गए थे। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। ये बिल्कुल साफ था कि ये लंबा चौड़ा दस्तावेज भी औपनिवेशिक नियंत्रण को बनाए रखने का बस एक नया और स्मार्ट तरीका था, और भारत को अपना खुद का संविधान चाहिए था, किसी और का थूपा हुआ नहीं। और यहीं से शुरुआत होती है भाग 5 की, संविधान सभा। अब हम इस पूरी ऐतिहासिक कहानी के सबसे अहम और निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीयों ने अपनी नियति खुद तय करने के लिए आखिरकार कलम उठा ही ली। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा पहली बार दिल्ली में इकट्ठा हुई, तो वो सिर्फ एक साधारण सी मीटिंग नहीं थी, वो एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य की मजबूत नींव थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए, और फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसने आने वाले संविधान के दर्शन, स्वतंत्रता और न्याय की पूरी रूपरेखा तय कर दी। इसमें BN राव जी का योगदान भी बेहद खास था, जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। जरा सोचिए, एक पूरे राष्ट्र के लिए संविधान लिखना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इस विशाल काम को अलग अलग महत्वपूर्ण समितियों में बांटा गया, जहां देश के दिग्गज नेताओं ने अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली। लेकिन इन सब में सबसे क्रिटिकल थी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम आज भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान और कमाल की लीडरशिप में ही इस विस्तृत दस्तावेज ने अपना अंतिम आकार लिया। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, भाग 6, संविधान को अपनाना। इतनी लंबी ऐतिहासिक यात्रा और संविधान सभा के दिन रात की मेहनत के बाद अंततः देश के इस सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज को पूरी तरह से तैयार करने का वक्त आ गया। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो सटीक समय है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने लगातार बहस, गहरे शोध और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने अटूट समर्पण में लगाया। दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया गया, हर एक अनुच्छेद पर बारीक चर्चा हुई, तब जाकर देश की ये सर्वोच्च विधि तैयार हुई। एक बहुत ही रोचक बात बताऊं, संविधान सभा की आधिकारिक मोहर पर एक हाथी का प्रतीक उकेरा गया था। क्या ये एक शानदार रूपक नहीं है? हाथी प्रतीक है हमारे संविधान की विशालता का, उसकी व्यापकता का और उस भव्यता का जो भारत जैसी विशाल विविधता और जटिलता को एक ही सूत्र में पिरोए हुए है। खैर, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर समझना जरूरी है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत यानी अडॉप्ट कर लिया गया था। नागरिकता और चुनाव जैसे कुछ जरूरी प्रावधान तो उसी दिन से लागू हो गए थे, लेकिन ये पूरे देश में पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी ऐतिहासिक दिन को आज भी हम गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े गर्व से मनाते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा कानूनी ढांचा जो शुरू तो एक व्यापारिक कंपनी को कंट्रोल करने और ब्रिटिश हितों को साधने के लिए हुआ था, वो कैसे समय के साथ ढलकर स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों की आग में तपकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने का सबसे मजबूत आधार बन गया। ये शायद भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास भी है और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत भी। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने भारत के संविधान की जड़ों को एक नए और दिलचस्प नजरिया से समझने में मदद की होगी।